welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में TDS रिलेटेड बेसिक टर्म्स को क्लियर करने की कोशिश की थी और इस वीडियो के माध्यम से मैं TDS रिलेटेड आपकी और भी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, किसी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना। लेकिन किस इनकम के ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट होगा, क्या उसकी लिमिट है टैक्स डिडक्ट करने की, हम कब टैक्स डिडक्ट करेंगे, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 TDS की प्रोविजंस में कुछ TDS के सेक्शन डिवाइड किए गए हैं और उसमें एक थ्रेशहोल्ड लिमिट भी डिसाइड की गई है कि इस अमाउंट की पेमेंट करते हुए हमें TDS काटना मैंडेटरी हो जाएगा। तो उस लिमिट को हम बोलेंगे थ्रेशहोल्ड लिमिट। और किस TDS के ऊपर, किस थ्रेशहोल्ड लिमिट के ऊपर कितना TDS कटेगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की एग्जाम्पल के साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं कुछ सेक्शंस के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सेक्शंस का लिंक विद थ्रेशहोल्ड लिमिट्स और रेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो पहले हम एक सेक्शन ले लेते हैं 194C। 194C ऐसा सेक्शन है जिसमें हम पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के केस में 194C सेक्शन एप्लीकेबल होता है। इसमें अगर मान लीजिए कि आप एक बिल की पेमेंट करते हैं या एक अमाउंट 30,000 कंसोलिडेटेड, इकट्ठा आप 30,000 का एक बिल पे करते हैं, तो उसमें इंडिविजुअल और HUF के केस में आपको 1% TDS डिडक्ट करना होगा। और अगर मान लीजिए वो इंडिविजुअल और HUF ना होके अदर्स, मान लीजिए इन दोनों को छोड़ के कोई अदर, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई और भी जिसका TDS डिडक्ट करने की एप्लीकेबिलिटी है, तो उसका हम 2% TDS काटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपने किसी को 30,000 की पेमेंट की है, तो आप उसमें से 30,000 में से 1% मीन्स उसका 300 रुपये आप काट कर बाकी की पेमेंट आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को कर देंगे। अगर मान लीजिए वो इंडिविजुअल और HUF ना होके कोई अदर है, तो आप उस केस में 2% TDS काटेंगे। मान लीजिए 30,000 आपने पेमेंट करी है, तो आप 30,000 में से 600 रुपये माइनस करके आप बाकी की पेमेंट अपने कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपने जो पेमेंट की है वो 30,000 से कम है, मान लीजिए वो 28,000 है, 30,000 से कुछ भी अमाउंट कम है, तो आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इस केस में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, वो यह है कि अगर मान लीजिए आपने पूरे साल में 2 या 3 या 4 जितने भी आपने बिल काटे हैं, उसके ऊपर आपका टोटल अमाउंट 1 लाख तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही आपका अमाउंट 1 लाख तक पहुंचा, मीन्स थ्रेशहोल्ड लिमिट 1 लाख हुई, तो आपको TDS मैंडेटरी ही डिडक्ट करना होगा पूरे बिल्स का टोटल करने के बाद। तो आपको उस अमाउंट के ऊपर TDS एज पर इंडिविजुअल और HUF के केस में 1% और अदर्स के केस में आपको 2% TDS डिडक्ट करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख आपने पेमेंट की है कंसोलिडेटेड पूरे साल में, तो आपको इंडिविजुअल और HUF को पेमेंट करने में आप 1 लाख के ऊपर 1% मीन्स 1,000 रुपये डिडक्ट करके आप बाकी की पेमेंट आप कॉन्ट्रैक्टर को कर देंगे। और दूसरे केस में अगर इंडिविजुअल या HUF ना होकर वो अदर्स हैं, तो आप उस केस में 2% मतलब 1 लाख के ऊपर आप 2,000 रुपये TDS डिडक्ट करके आप बाकी की पेमेंट 98,000 आप कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को प्रोफेशनल फीस
पे करनी है। प्रोफेशनल फीस में आप कह सकते हो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कोई भी आप ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं जिसमें आपको उसको पेमेंट करनी है और वो थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000। तो आपको इस केस में 30,000 थ्रेशोल्ड लिमिट पहुंचते ही आपको 10% TDS डिडक्ट करना ही होगा और बाकी की रेस्ट ऑफ द पेमेंट, मान लीजिए आपने 30,000 पेमेंट करनी है तो आप उसमें से 3,000 डिडक्ट करके 27,000 की पेमेंट आप प्रोफेशनल जिससे आपने सर्विसेज ली हैं आप उनको प्रोवाइड कर देंगे। और मान लीजिए आपकी 30,000 से ऊपर हो जाती है, मान लीजिए आपने 30,000 से ऊपर 35,000 पेमेंट की तो आप उसमें से 10% 3,500 आप पेमेंट करेंगे। 3,500 मीन्स आप 35,000 माइनस 3,500 जो रेस्ट अमाउंट है वो आप प्रोफेशनल की फीस आप पे कर देंगे TDS डिडक्ट करने के बाद। इस केस में आपने देखा कि TDS डिडक्ट करने से हमें जो पेमेंट है वो प्रोफेशनल को, कॉन्ट्रैक्टर को या जिसको भी हमने पेमेंट करनी है वो हम पेमेंट TDS डिडक्ट करके हम कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो TDS काट रहा है वो मैंने आपको पहले बताया वो होता है डिडक्टर, और जिसका TDS कट रहा है वो हो जाता है डिडक्टर। तो मान लीजिए अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं तो आप इस केस में आप हो जाएंगे डिडक्टर, और जिससे आप प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं मान लीजिए कोई भी CA डॉक्टर, तो उस केस में वो हो जाता है हमारा डिडक्टर। तो इसमें जो TDS काटा गया है उसको डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैन के लिए अप्लाई करे और TDS को टाइमली गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराए। इस तरह से TDS में बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी विद थ्रेशोल्ड लिमिट्स और रेट्स के साथ, जिसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं कि किस लिमिट पर पहुंच के और किस केस में हमें कितना TDS डिडक्ट करना है। तो इसके बाद जैसे मैंने आपसे बात करी कि डिडक्टर TDS डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा, तो इसके लिए कुछ ना कुछ लिमिट डिसाइड करनी मैंडेटरी है कि मतलब किस डेट पर उसको TDS डिपॉजिट कराना मैंडेटरी है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं, जब भी आप TDS डिडक्ट कीजिए, मान लीजिए अब आप जैसे मान लीजिए आपने मई में 1 अप्रैल 1 मई 2020 या मई के किसी भी मंथ में आपने TDS डिडक्ट किया या किसी भी मंथ में, साल के किसी भी मंथ में आप TDS डिडक्ट करते हैं एक्सेप्ट मार्च को छोड़कर, आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक TDS डिपॉजिट कराना मैंडेटरी होगा। मान लीजिए अगर आपने 1 अप्रैल या 30 अप्रैल इसके बीच में कभी भी TDS काटा है तो आपको 7 मई तक TDS डिपॉजिट कराना जरूरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। और सिर्फ एक मंथ ऐसा है जिसमें आप कह सकते हो वो है 31 मार्च। अगर आपने मान लीजिए मार्च के महीने का TDS काटा है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, तो उसको डिपॉजिट कराने की जो तारीख लास्ट दी गई है वो है 30 अप्रैल। वो आप हर साल ये डेट इन्होंने 31 मार्च की आपको 30 अप्रैल दी है, और बाकी सारे मंथ्स में जब भी आप TDS डिडक्ट करो जिस मंथ में जिस भी डेट पर, तो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको टैक्स डिपॉजिट कराना कंपल्सरी है। उसके बाद आता है कि हम टैक्स कैसे डिपॉजिट कराएं। वो भी मैंने आपको बताया था कि आप चालान के थ्रू या बैंक में जाकर टाइमली आप टैक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने इस केस में अगर टैक्स डिपॉजिट कराने में देर कर दी तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे करने की जो कंडीशन है वो ये है कि आपको 1.5% मंथली आपको इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाना पड़ता है। साल का हो गया 18%। और इस केस में ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए आप अप्रैल का TDS जमा करवा रहे हैं जिसकी तारीख थी आपको अप्रैल का, आपको 7 मई तक जमा करवाना था, तो आपने इसको लेट कर दिया, तो आपको अप्रैल और मई दोनों मंथ्स को जोड़ने के बाद ही 3% आपको इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। TDS में ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको जिस मंथ में आपने TDS काटा
और जिस मंथ में आपको टीडीएस जमा करवाया उस दोनों महीनों के आपको इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बैंक में या गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिटर्न फाइल करने का समय है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो क्वार्टरली का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून 3 महीने की रिटर्न आपको 31 जुलाई तक जमा करवानी है। इसी प्रकार से जुलाई, अगस्त, सितंबर की आपको 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आपको 31 दिसंबर तक और जनवरी, फरवरी, मार्च की आपको 31 मई तक आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कि ये एक बेसिक जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी ये आपकी एक बेसिक नॉलेज के लिए है। बट ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से सरकार ने टीडीएस के रेट में 25% तक कमी कर दी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको किसी का टीडीएस 10% काटना था वो आपको 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको 10% टीडीएस ना काट के आपको 7.5% टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी का टीडीएस आपको 1% काटना है तो वो भी आपको 0.75% काटना पड़ेगा, वो भी इस पीरियड के दौरान 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 केस में। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने एक इसी साल के लिए किया था कि जो आपकी रिटर्न फाइल की लास्ट डेट 31 मई थी, जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी 31 मई, वो भी सरकार ने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। इस रिटर्न इस पीरियड के लिए ही, बाकी जो उन्होंने डिसाइड किए हुए लिमिट्स वही हैं जो आपको अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। ये सिर्फ पिछले क्वार्टर की, जो अब आपका क्वार्टर निकल गया है जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, उसी के लिए सिर्फ ये 30 जून की गई है डेट, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। अब हम बात करते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की। टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने का मतलब है कि जो भी डिडक्टर ने टीडीएस काटा है वो डिडक्टी को उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको फॉर्म 16 या फॉर्म 16A के हिसाब से ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जैसे ही वो रिटर्न फाइल करता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि रिटर्न फाइल करने की हर क्वार्टर की अलग अलग लास्ट डेट होती है, तो जैसे ही वो अप्रैल, मई, जून की वो रिटर्न फाइल करता है 31 जुलाई तक, तो उसको विदिन 15 डेज रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना मैंडेटरी हो जाता है। बस एक सैलरी के केस में ही ऐसा है जिसपे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 साल के आखिर में ही प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब 31 मार्च के बाद जो लास्ट 4th क्वार्टर रिटर्न फाइल होगी उसके बाद ही टीडीएस सर्टिफिकेट रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के अंदर प्रोवाइड कराना कंपल्सरी होता है। तो आई होप कि आपको टीडीएस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं आपको जो भी टीडीएस के चार्ट्स हैं, रेट चार्ट, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की लास्ट डेट, रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट, ये जो भी कोविड-19 की वजह से लास्ट क्वार्टर के लिए जो चेंजेस किए गए हैं या जो 14 मई से लेकर 31 मार्च 2021 के लिए जो चेंजेस गए हैं वो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।